अब हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन 2, जिसमें एक केस लॉ दे रखा है एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू एडवाइज ऑन दिस केस लॉ। तो सबसे पहले हम पूरा केस लॉ देखेंगे और उसके बाद वी विल एनालाइज इट एंड ट्राई टू आंसर। एक्स रिसीव सर्टेन गुड्स फ्रॉम वाई। एक्स ने कुछ गुड्स रिसीव किए हैं वाई से। वाई हैज सप्लाइड द गुड्स एंड प्रॉमिस टू पे 60,000। तो एक्स ने जो प्रॉमिस किया है पे करने का फॉर दीज गुड्स इज 60,000, 60,000 पे करेगा। लेटर ऑन एक्स एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू मेक द पेमेंट। तो एक्स बाद में ये कहता है कि आई विल नॉट बी एबल टू मेक द पेमेंट, बी एबल टू पे। यहां पर ये असमर्थता जाहिर कर रहा है कि आई विल नॉट बी एबल टू पे। ऐसे में Z हु इज नोन टू X, यानी एक और पर्सन है Z जो X को जानता है, X से जानता है, पेज 40,000 रुपीज टू Y। इसने Y को 40,000 रुपीज पे कर दिए ऑन बिहाफ ऑफ X, यानी X को 60,000 जो देने थे उसके बदले में Z ने 40,000 पे कर दिए हैं Y को। However, X was not aware of the payment. X को इस पेमेंट का कुछ भी पता नहीं था, अंदाजा नहीं था कि 40,000 Z ने Y को पे किए हैं on his behalf. Now Y is intending to sue X for the amount of 60,000. Can Y do so? एडवाइस, यानी यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि Y को ये पता है कि X को ये 40,000 का पता नहीं है जो Z ने पे किए, इसका फायदा उठा के Y is trying to sue X to get full 60,000 from X। 40,000 तो इसने Y ने रख ही लिए 40,000 Z से, और 60,000 और ये डिमांड कर रहा है X। तो क्या ये ऐसा कर सकता है? अब यहां बात पूरी लीगल चल रही है। एज पर लॉ क्या ये 60,000 डिमांड कर सकता है, ये हम देखना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे बेसिक फंडामेंटल्स जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, वो हमको देखना पड़ेंगे। इसमें जो इश्यू इन्वॉल्व हो रहा है वो कंसिडरेशन जो था, consideration is moving from a stranger। stranger से आपको consideration मिल रहा है तो ये allowed है। consideration may come from third party। तो जहां तक 40,000 Z ने Y को पे किए हैं और Y ने वो ले भी लिए हैं, तो this is a valid consideration which is flowing from Z to Y on behalf of X। अब अगर ये वैलिड कंसिडरेशन है तो ऐसे केस में जो X की लायबिलिटी थी, लीगल लायबिलिटी 60,000 रुपीज की, वो अब घट के कितनी की रह जाएगी? ओनली 20,000 रुपीज। तो यहां पर एज पर लॉ Y कैन नॉट डिमांड 60,000, दैट इज द होल अमाउंट फ्रॉम X। ओनली बैलेंस अमाउंट जो है 20,000 रुपीज का, वो ही Y डिमांड कर सकता है X से। अब आइए देख लेते हैं कि जो इंस्टीट्यूट ने इसका सजेस्टेड आंसर दिया है वो किस तरह से दिया है। ये कहते हैं एज पर सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन अ प्रॉमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। इसका मतलब जो 60,000 रुपीज अमाउंट ड्यू था वो Y ने Z से एटलीस्ट 40,000 एक्सेप्ट कर लिया है। Z was a stranger, लेकिन उसने Y ने ये एक्सेप्ट कर लिया है थर्ड पार्टी से। He cannot afterward enforce it against the promisor। So that is performance by a stranger accepted by the promisee produce the result of discharging the promisor, although the latter has neither authorized nor ratified the act of the third party। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो X है
बारे में पता है या नहीं। जब Z ने ये कह दिया है कि आई एम पेइंग फॉर बिहाफ ऑफ एक्स, ऑन बिहाफ ऑफ एक्स एंड Y हैज एक्सेप्टेड, तो इसका जो 60,000 का जो लाइबिलिटी थी X की, वो 40,000 रुपीज तक डिस्चार्ज हो जाएगी। Therefore, in instance case, Y can sue X only for the balance amount, that is 20,000, and not for the whole amount. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि आपसे कमेंट करने को बोला गया है। कमेंट करना है आपको स्टेटमेंट पे कि नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसका मतलब जो कंसीडरेशन है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कंसीडरेशन नहीं है उसमें तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये बात बिल्कुल सही भी है कि कंसीडरेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। तो यहां पर ये जो एक्सेप्शंस हैं ये आपको पूरे लिखने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको केवल इतना नहीं लिखते आप कि कंसीडरेशन इज इंपॉर्टेंट एंड नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज करेक्ट, आपको एक्सेप्शंस यहाँ पर सारे लिखने पड़ेंगे। So let's see how the institute has given the answer for this. तो अब बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट ने इसका जो आंसर दिया है उसकी तरफ हम एक बार देख लेते हैं किस तरह से दिया है। सबसे पहले तो इसने लीगल पोजीशन बताई है कि यस नो कंसिडरेशन मींस नो कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद में उसने यहां पर एक्सेप्शंस बताए। तो सबसे पहले ये कहते हैं एवरी एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ मस्ट बी सपोर्टेड बाय वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? पूरा वैलिड, न केवल कंसिडरेशन, इट मस्ट बी अ वैलिड कंसिडरेशन। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन इज वॉइड। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वॉइड है। A gratuitous promise may form a subject of moral obligation and may be binding in honor, but it does not cause a legal responsibility. So no consideration, no contract is general rule. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आप किसी को ऐसे ही प्रॉमिस कर देते हैं कि I will pay you let's say 1,000 rupees tomorrow, यानी आपको इससे कुछ भी नहीं मिला है फिर भी आपने प्रॉमिस कर दिया है कि ओके आई विल पे यू। बट अगर इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है उसके लिए, तो ये जो प्रॉमिस है अलोन, स्टैंड अलोन, कैन नॉट बिकम अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये डिमांड नहीं कर सकता। अगर ये कल मना कर देता है कि आई विल नॉट पे, तो ये इसको एनफोर्स नहीं करा सकता। However, Section 25 provides some exceptions to this rule, where an agreement without consideration will be a valid agreement and binding. These exceptions are as follows. तो अब हम इन exceptions की बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहला और चर्चित जो exception है वो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। यानी इफ यू लव समबडी, इफ यू हैव अफेक्शन फॉर समवन एंड यू आर गिविंग समथिंग इन एक्सचेंज फॉर दैट लव एंड अफेक्शन, देन it can be binding, but there are conditions. Section 25 that if agreement is in writing, तो अब आप बोलेंगे सर लव एंड अफेक्शन ये दिया तो है, सो लव एंड अफेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन इन लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो सपोज इससे इस पर्सन को लव एंड अफेक्शन मिलता है, बट ये लव एंड अफेक्शन कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता इन द आईज ऑफ लॉ, ये बात आपको याद रखनी। तो in exchange of love and affection, if he is giving something to her, for example car gift की है, गिफ्ट नहीं कार दी है for love and affection, तो ऐसे में जो लीगल फॉर्मेलिटीज है क्या ये बाइंडिंग होगा या नहीं होगा,
ये डिपेंड करता है कि ये कंडीशंस फुलफिल हुई है या नहीं। तो पहला ये राइटिंग में होना चाहिए कि दिस पर्सन एक्स इज गिविंग दिस कार टू वाई फॉर लव एंड अफेक्शन। दूसरा, इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, यानी ये जो राइटिंग है इसको आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। एंड इट शुड बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो यहां पर ये कहते हैं कि ये अगर कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो ऐसे में ये जो प्रॉमिस किया है एक्स ने टू गिव द कार इन एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन, इट विल बी बाइंडिंग ऑन एक्स। अगर राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है एंड मेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और इसके साथ एक और कंडीशन है जो इसमें फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज जो पार्टीज हैं दे शुड बी इन नियर रिलेशन में होना चाहिए, यानी रिलेटिव्स होना चाहिए एंड दे शुड बी नियर रिलेशन। फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन और ब्रदर एंड सिस्टर, लाइक दैट, तो ही ये एनफोर्सेबल होगा in the eyes of law. So it will be enforceable at law even if there is no consideration. Thus, where A for natural love and affection promised to give his son B 10,000 in writing and register it, this will be a valid contract. तो ऐसे में son जो है वो डिमांड कर सकता है 10,000 rupees from his father. दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है कंपनसेशन फॉर सर्विसेज वॉलंटरीली रेंडर्ड। स्वेच्छा से किसी ने कोई सर्विस प्रोवाइड की है, किसी को स्वेच्छा से की है, वॉलंटरीली की है, और उसके अगेंस्ट में एज ए कंपनसेशन अगर कुछ वो अदर पार्टी उसको देना चाहती है तो ऐसे में भी valid contract माना जाएगा। 25(2) provides that something which the promisor was legally compelled to do। ये एक important point है कि यहाँ पर जो promisor है, यानी ये काम उसका था बट किया किसने है, किसी और ने कर दिया। वॉलंटरीली किया है, स्वेच्छा से किया है। इसके बाद ये कहते हैं एंड the promisor was in existence at the time when the act was done, whether he was competent to contract or not। तो promisor जो अब ये promise कर रहा है कि मैं इसको कुछ पे करूंगा, whatever he will give, he should be in existence when this act was done। चाहे वो promisor minor हो या major हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, but he should be in existence। इसके बाद ये कहते हैं the promisor must agree now to compensate the promisee। और promisor ने यहां पर agree किया है कि I will compensate the promisee, तो ऐसे में it will be binding। Thus, when A finds B's purse and gives it to him and B promises to give A 50 rupees, this is a valid contract। Another exception is that promise to pay time barred debt। टाइम बार्ड डेट का मतलब है ऐसा डेट जिसको कि क्लेम करने का, लीगली एनफोर्स करने का टाइम जो लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड करता है। लिमिटेशन एक्ट टाइम प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास अगर इफ यू आर डिमांडिंग एनी डेट, कुछ आप डिमांड कर रहे हैं, तो वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर पीरियड में आप कोर्ट से जाके वो क्लेम कर सकते हैं। बट अगर वो टाइम निकल चुका है तो इट बिकम्स द टाइम बार्ड डेट, और ऐसे में आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर ऐसे में मान लीजिए कि ये टाइम बार्ड डेट हो चुका है और स्टिल उसके बाद भी इसने अगर प्रॉमिस कर दिया है कि ओके आई विल पे योर 10,000 जो मुझे देना था 10 साल पहले आपको, एंड आई विल पे, तो ये जो प्रॉमिस है
it will be treated as valid contract. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं where there is an agreement made in writing and signed by the debtor or by his agent to pay whole or in part time bar debt, the agreement is valid and binding even though there is no consideration. If A owes B 1,000 but the debt is lapsed due to time bar and A further makes a written promise to pay 500 on account of this debt, it constitute a valid contract. इसको हम valid contract मानेंगे। इसके बाद एक और exception है, that is contract of agency section 185. No consideration is necessary to create an agency. जब आप किसी को भी कोई agency देते हैं by way of agreement, so there is no need to give any consideration for that. तो ये without consideration भी agency के contract को valid contract माना गया है। इसके बाद completed gift, ये भी काफी important है, एग्जाम में आ सकता है। ये कहते हैं अ कंप्लीटेड गिफ्ट, याद रखना कंप्लीट होना चाहिए, वो बात करते हैं हम उसकी। नीड्स नो कंसिडरेशन, दस इफ अ पर्सन ट्रांसफर्स यानी दे चुका है सम प्रॉपर्टी बाय ड्यूली रिटन एंड रजिस्टर्ड डीड एज अ गिफ्ट, ही कैन नॉट क्लेम बैक द properly subsequently on the ground of lack of consideration. यानी एक बार अगर किसी पर्सन ने किसी को गिफ्ट कर दिया है और ये गिफ्ट डीड ड्यूली राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है और वो दे दिया है, तो बाद में ये वापस उसको क्लेम नहीं कर सकता, वापस रिटर्न नहीं मांग सकता ऑन द बेसिस कि मुझे इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। सो कंप्लीटेड गिफ्ट, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है कि कंप्लीटेड गिफ्ट, देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन, इट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रोमिसर। तो ये सारे एक्सेप्शंस आपको लिखने हैं एग्जाम में। व्हेनेवर क्वेश्चन कम्स दैट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो बात तो सही है, लेकिन उसके एक्सेप्शंस जो है वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 3, और इसमें कहा गया है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग सच कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना है और उसकी जो फीचर्स हैं वो एक एक करके लिखने इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि हमें पता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट which may or may not materialize, which is based on some event, uncertain event which may or may not happen, तो ये contingent contract है होते हैं, इसको आपको explain करना है, उसके बाद हम वो सारे उसके features लिखेंगे। तो let's see how the institute has given the suggested answer for this। तो सबसे पहले यहाँ ये कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है यानी पक्का कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉन्टिंजेंट भी हो सकता है यानी डिपेंडेंट ऑन सम इवेंट। A contract is said to be absolute when the promisor undertake to perform the contract in all events, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, the promisor will perform that promise, whereas a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event which is collateral to such contract does or does not happen as per section 31। यानी यहां पर एक एग्जांपल अगर देखें इसका, a contract to pay B 10,000 rupees if he is elected as president of a particular association। ये यहाँ पर इस तरह का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। मेरे हिसाब से और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल एक इफ यू वांट टू लेट्स से बाय अम्ब्रेला ओनली इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी then I will buy the umbrella from you, otherwise I will not buy. So this is a contingent contract which is based on some event, that is the rain, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. So it is a contract in which the performance becomes due only upon the happening of some event which may or may not happen. इसके बाद जैसा कि इन्होंने फीचर्स भी बताए यहाँ पर, द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है यहाँ पर ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग. द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट. द हैपनिंग ऑफ इवेंट इज अनसर्टेन, यानी किसी को पता नहीं है कि वो इवेंट होगी या नहीं होगी. The event on which the performance is made to depend upon is an event collateral to the contract. That is, it does not form the part of reciprocal promises which constitute the contract. यानी ये एक अलग event है, इसमें न तो वो event consideration है, न ही कोई promise है. The event should neither be performance promise nor the consideration for the promise. It is totally collateral to the main contract. इसके बाद ये कहते हैं the contingent event should not be the mere will of the promisor, यानी ये केवल इसकी इच्छा ना हो, ये जो इवेंट होने वाली है, it should not be purely dependent on the will of the promisor. यानी कहने का मतलब है कि for example if I go to Mumbai then I will buy something from you. तो यहां पर इसको कोलेट्रल इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से इसकी विल के ऊपर डिपेंडेंट है कि इफ ही गो और इफ ही विल नॉट गो देयर, ये पूरी तरह से इसकी इच्छा पूरी. बट where the event is within the promisor's will but not merely his will, it may be contingent contract. यानी जैसा कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि if I find the bus for Mumbai tomorrow, अगर मुझे बस मिल जाती है मुंबई के लिए कल, then I will buy. तो यहाँ पर प्योरली इसकी इच्छा नहीं है, it is dependent on the availability of the bus. यहाँ पर यानी प्योर इच्छा नहीं है, विल नहीं है प्रोमिसर की, तो ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. द रूल्स रिगार्डिंग द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलोज. अब यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स रूल्स की फॉर्म में दे रखे हैं जो सेक्शन 32 में है, 33 में है, 32, 33, 34, 35 और 36. तो सबसे पहले ये कहते हैं रूल्स में कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अंटिल द इवेंट हैज हैपेंड. इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर जो इवेंट है उसके होने का इंतजार है कल, फॉर एग्जाम्पल टुमारो इफ देयर इज रेन आई विल बाय अम्ब्रेला. तो यहां कुछ होने वाला है इवेंट, बारिश होगी तो यहां पर ये अम्ब्रेला बाय करेगा. अगर ये बारिश नहीं हुई कल तो इट बिकम्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था इन्होंने, इट विल बिकम वॉइड. क्योंकि अब अगर कल जा चुका है, अब इम्पॉसिबल है कि कल को बारिश हो, तो ये अब वॉइड हो जाएगा. और बट ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक एनफोर्स नहीं करा सकते जब तक कि वो बारिश नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल सुबह आप इंतजार कर रहे हैं बारिश होगी और
मान लीजिए शाम को 6 बजे होती है वो बारिश, तो उसके बाद वो इवेंट के बाद ही उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। और अगर होती ही नहीं है तो फिर उसके बाद इम्पॉसिबल हो जाएगा वो कि ये बारिश होगी। तो ऐसे में ये वॉइड हो जाएगा, टाइम लिमिट निकल गई, पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा उसकी बारिश। इसी तरह से सेक्शन 33 कहता है वेयर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म इफ एट अ पर्टिकुलर इवेंट डज नॉट हैपनिंग, परफॉर्मेंस कैन बी एनफोर्स्ड ओनली व्हेन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इन्होंने कहा है नॉन हैपनिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर रेन नहीं हुई, इफ रेन विल नॉट अकर, देन आई विल बाय अ पर्टिकुलर थिंग, ये गुड्स में परचेस करूंगा। अगर रेन नहीं होती है तो यहां पर नॉन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट बोला गया है। और तो ये तभी एनफोर्सेबल होगा जब कल के दिन वो बारिश नहीं होगी, तभी ये एनफोर्सेबल होगा। इन्हें पूरा आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। और अगर इस बीच बारिश हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा कि अब ये बारिश नहीं होगी, आज क्योंकि हो चुकी है बारिश, तो उसके बाद वो एनफोर्स नहीं कराया जा सकता कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त वॉइड हो जाएगा जब बारिश होगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट ये कहते हैं 34-35 सेक्शन है कि इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिंजेंट अपॉन हाउ अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies. For example, if a person says that I will draw a painting or portrait of yours, if I get a canvas जिसके ऊपर वो portrait paint करेगा उस person का, if I get a canvas by tomorrow, और ये जो canvas है he will have to buy it from a neighboring city, आज अगर वो करता है, ये लेके आता है, then he will, but he doesn't buy that canvas, और यू कह लीजिए कि वो सिटी गया ही नहीं, तो ऐसे में ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा, लीगली एनफोर्सेबल होगा, क्योंकि जो एक्शन थी वो उसने नहीं की है, एंड दैट इज द रीजन इट विल बिकम इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबल इवेंट, एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। इसके बाद एक रूल और कहता है ये, द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स आर वॉइड। यानी यहां पर दो प्रॉमिस कर रहे हैं आपस में कि एक ऐसी इवेंट हो जो कभी हो ही नहीं सकती, इवेंट इज इम्पॉसिबल, तो ऐसे में ये जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं this will be a void agreement, यानी यहाँ पर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इवेंट है जिसके बेस पे ये प्रॉमिस कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसी इवेंट होगी ही नहीं। एंड वेदर और नॉट द फैक्ट इज नोन टू द पार्टीज और नॉट। फॉर एग्जाम्पल ये एक शिप है और इस शिप में काफी सारा मटेरियल रखा है और ये यहां से आने वाला है, एंड ही इज सपोज टू गेट दिस मटेरियल, एंड ये अभी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि आई विल, एग्रीमेंट कर रहा है कि आई विल बाय, आई विल सेल दिस मटेरियल टू यू फॉर 50,000 rupees, एंड ही इज एग्री टू दिस। बट जब ये एग्रीमेंट कर रहा था, ये शिप जो है ऑलरेडी सिंक हो चुका था, पानी की लहरों में समा चुका था,
इसका सामान पूरा जा चुका था और अब ये इम्पॉसिबल था, द टाइम व्हेन दे वर कॉन्ट्रैक्टिंग, ये इम्पॉसिबल था कि वो इवेंट होगी, वो मटेरियल आएगा यहाँ पर इसके पास। सो दिस विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने केस दिया है, तो लेट्स सी द केस, क्या केस दे रखा है और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द यूनिफॉर्म फॉर द एम्प्लॉइज, मिस्टर यादव बॉट डार्क ब्लू कलर्ड क्लोथ फ्रॉम विवेक। तो यहां पर केस में दे रखा है कि मिस्टर यादव है, मिस्टर यादव ने कुछ क्लोथ परचेस किया है क्लोथ फ्रॉम मिस्टर विवेक। सो विवेक इज द सेलर एंड ये जो क्लोथ परचेस किया है, ये परचेस किया है फॉर द पर्पस ऑफ यूनिफॉर्म। इसका मतलब मिस्टर यादव ये जो क्लोथ है ब्लू कलर का, इससे यूनिफॉर्म बनाने वाले हैं, but did not disclose to the seller the purpose of the said purchase। इसका मतलब यहां पर ये जो क्लोथ परचेस किया है ये यूनिफॉर्म बनाने के लिए किया है, लेकिन उन्होंने, मिस्टर यादव ने सेलर को ये नहीं बताया है कि ये जो क्लोथ परचेस कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक पर्पस है यूनिफॉर्म बनाना, और जो इन्होंने नहीं बताया। When the uniform were prepared and used by the employees, the cloth was found unfit। तो जब यूनिफॉर्म बन चुके थे, एम्प्लॉइज ने उन्हें पहना और बाद में पता चला कि ये जो क्लोथ है, कपड़ा है, ये फिट नहीं है यूनिफॉर्म के लिए। However, there was evidence that the cloth was fit for caps, boots and carriage linings। इसका मतलब ये जो क्लोथ है इसके वैरायटी ऑफ यूजेस थे, कई तरह से उसको यूज किया जा सकता था, और इसीलिए यहां पर परचेसर को बताना जरूरी था कि ये मेरा जो पर्पस है वो क्या है, बट यहां पर उसने नहीं बताया। तो यहां पर ये कह रहे हैं, एडवाइज मिस्टर यादव वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू हैव एनी रेमेडी अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो आइए अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जैसे कि हमने देखा, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्होंने क्लोथ परचेस किया था, तो बहुत ही मुश्किल है कि उन्हें रेमेडी मिलेगी अगर उन्होंने स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया। So as per provisions of section 16(1) of the Sales of Goods Act, an implied condition in a contract of sale that an article is fit for a particular purpose only arises when the purpose for which goods are supplied is known to the seller. The buyer relied on the seller's skill or judgment and seller deals in the goods in his usual course of business। कहने का मतलब है कि ये जो सेलर है, अगर आप इसको पर्पस बता देते हैं कि भाई ये यूनिफॉर्म बनाने के लिए परचेस कर रहे हैं क्लोथ, देन यू कैन रिलाई ऑन द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द सेलर, और ऐसे केस में सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो उसे बताए कि ये फिट है या नहीं। बट अगर आपने इसका पर्पस नहीं बताया सेलर को, तो सेलर कैन नॉट बी ब्लेम इफ द क्लोथ इज अनफिट for a particular purpose। So in this case, clothes supplied is capable of being applied to variety of purposes। The buyer should have told the seller the specific purpose for which he required the goods, but he did not do so। यानी वहां पे उसने पर्पस नहीं बताया। Therefore, it is implied condition as to the fitness for the purpose does not apply। यानी ये implied condition कि ये आपके particular purpose के लिए fit रहेंगे, ये वाली इंप्लाइड कंडीशन यहां पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि बायर ने सेलर को जो पर्पस था वो नहीं बताया। Hence the buyer will not succeed in getting any remedy from the seller under the Sales of Goods Act 1930। अब बात करते हैं
सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4, ये भी एक केस लॉ की फॉर्म में आपसे पूछा गया है। यहां पर ये कहते हैं कि राम सेल्स 200 बेल्स ऑफ क्लॉथ टू श्याम एंड सेंट 100 बेल्स बाय लॉरी एंड 100 बेल्स बाय रेलवे। तो यहां पर राम है, he is selling 200 bales of cloth to श्याम। श्याम को ये दे रहा है क्लोथ, और ये जो श्याम को 200 बेल्स दे रहा है, ये उसे भेज रहा है 100 जो बेल्स इसने भेजी है, दिस इज थ्रू लॉरी, और बाकी की जो 100 बेल्स ऑफ कॉटन्स हैं ये भेज रहा है ट्रेन से। ये भेज रहा है ट्रेन से। तो यहां पर आगे ये कहते हैं श्याम रिसीव्स डिलीवरी ऑफ 100 बेल्स सेंड बाय लॉरी, यानी ये जो लॉरी से 100 बेल्स भेजी थी ये शाम तक पहुंच चुकी है, शाम के पास ये पहुंच चुकी है 100 बेल्स ऑफ कॉटन क्लॉथ, बट बिफोर ही रिसीव्स द डिलीवरी ऑफ द बेल्स सेंड बाय रेलवे, यानी रेलवे की इसको रिसीट होती 100 बेल्स, उसके पहले ही बिकम्स बैंकक्रप्ट, यानी इसको बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब श्याम इंसॉल्वेंट हो गया है, एंड राम बीइंग स्टिल अनपेड। तो यहां पर बताया गया है कि राम अभी भी अनपेड है, इसका मतलब इसको पूरा अमाउंट नहीं मिला है ये जो सेल की उसने। तो ऐसे केस में ही स्टॉप्स द गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट यहाँ पे कौन से हैं? रेलवे के। रेलवे में जो रेलवे के थ्रू जो 100 बेल्स ऑफ क्लॉथ भेजा है ये गुड्स इन ट्रांजिट है, और इसे राम ने स्टॉप किया है इन ट्रांजिट। इसका मतलब ये नहीं कि रेल रोक लिए बीच में, आई मीन जहां पर भी ये रेल है, रेलवे अथॉरिटीज से इसने उसकी डिमांड की है कि इट शुड बी रिटर्न टू मी। राम ने ऐसी डिमांड की है क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ऐसा प्रोविजन है। यहां पर ये कहते हैं कि ऑफिशियल रिसीवर, यानी क्योंकि ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, यहां पर इसका एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हुआ है, और ऑफिशियल रिसीवर क्लेम्स द गुड्स, यानी ये जो ट्रेन से भी आ रहे हैं ये गुड्स भी उसको ऑफिशियल रिसीवर क्लेम करना चाहता है। डिसाइड द केस विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो यहां पर स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट के प्रोविजंस हमको पता होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम ये केस लॉ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने इसका जो आंसर दिया है वो किस तरह से दिया है। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट के जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 50 में बताए गए हैं। इट डील्स विद राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट in case of an unpaid seller. So the section states that the right is exercised by the seller only if the following conditions are fulfilled. There must be unpaid seller. यहाँ seller भी होना चाहिए था. The seller must be unpaid, or we can say like that. दूसरा ये कहते हैं he must have parted with the possession of the goods. तो पहली कंडीशन फुलफिल होती है क्योंकि यहाँ पर केस में बताया गया है कि इसके पास पेमेंट नहीं आया है, he is unpaid, तो अनपेड सेलर माना जाएगा इसको। He must have parted with the possession of the goods with the third party. थर्ड पार्टी यानी यहाँ पर जो इसने गुड्स पार्ट किए हैं, यानी शेयर किया है उसको, वो रेलवे के थ्रू भेजा है, तो रेलवे इज द थर्ड पार्टी हियर। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। द गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट, तो यस ये जो रेलवे में गुड्स दिए थे ये अभी भी ट्रांजिट में है क्योंकि इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द श्याम। श्याम ने अभी भी इसको रिसीव नहीं किए,
द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई है कि जो श्याम है उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। द राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। So applying the provision of to this case, Ram being still unpaid can stop the 100 bales of cloth sent by railway as these goods are still in transit. तो यहाँ पर आपको जो बताना है आंसर कि जो ऑफिशियल रिसीवर है वो जो क्लेम कर रहा है गुड्स जो रेलवे के थ्रू आए हैं उनको वो क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, बहरहाल जो लॉरी से गुड्स पहुंचे हैं श्याम के पास, those goods can be claimed by the official receiver because they have already reached to the Shyam, but जो रेलवे के गुड्स हैं वो स्टिल इन ट्रांजिट हैं और ऐसे में जो सेलर है अनपेड सेलर उसका फुल राइट है कि ऐसी कंडीशन में वो उसको स्टॉप करके उसका पोजीशन ले सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये कहते हैं कि स्टेट ब्रीफली द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो यहाँ पर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं द इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट को एक्सिस्ट, यानी सारी कंडीशन fulfill होनी चाहिए to constitute a contract of sale of goods under the Sales of Goods Act. There must be at least 2 parties, 2 parties होना चाहिए। The subject matter of the contract must necessarily be goods, और उसके बाद अलग से आप बता सकते हैं कि goods means movable property, यानी immovable नहीं आता इसमें। Secondly, a price in money not in kind should be पेड और प्रॉमिस। तो यहां पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जब भी आप गुड्स का कोई सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसे में आपको जो एक्सचेंज में कंसिडरेशन मिलेगा इट शुड बी इन मनी, काइंड में नहीं होना चाहिए। अगर काइंड में होता है तो वो बार्टर कहलाएगा और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कुछ पोर्शन आपका प्राइस मनी में है, कंसिडरेशन जो आपको मिल रहा है पूरा लेट्स से 40,000 रुपीज आपको कंसिडरेशन मनी में मिला है और 10,000 का आपको कुछ दूसरा काइंड में मिल रहा है, यानी गुड्स मिल रहा है, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो यानी थोड़ा जो कंसिडरेशन है वो मनी में होना जरूरी है फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसके बाद ये कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर मस्ट टेक प्लेस, और जो इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है यानी गुड्स की प्रॉपर्टी का मतलब है यहां पर ओनरशिप से इट शुड देयर शुड बी ए ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है यानी पक्का, या फिर कंडीशनल भी हो सकता है, जैसे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जो किसी इवेंट के ऊपर बेस्ड रहते हैं, वो भी हो सकता है। ऑल अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इसके अलावा जो बाकी के एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पर आपने केवल इतना लिख दिया कि बाकी के जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तो भी इतना काफी रहेगा, अलग से आपको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें आपको डिस्टिंग्विश करने का क्वेश्चन दिया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडीशन एंड अ वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, and also they ask when shall a breach of condition can be treated as breach of warranty under the provisions of the Sales of Goods Act 1930 explain। तो सबसे पहले तो हमको कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस है वो बताना है और उसके बाद वो केसेस बताने हैं जिसमें ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी
ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहां पर डिफरेंसेस बताने हैं, कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है। अ कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज वारंटी इज अ स्टिपुलेशन which is collateral to the main purpose of the contract. दूसरा ये कहते हैं the breach of condition give rise to a right to treat the contract as repudiate, whereas in case of breach of warranty the aggrieved party can claim damages only. तीसरा ये डिफरेंस बताते हैं, breach of condition may be treated as breach of warranty, where the breach of warranty cannot be treated as breach of conditions. तो यहां पर 3 डिफरेंसेस बताए हैं कंडीशन और वारंटी के। अगर आप चाहें तो यहां पर एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कंडीशन और वारंटी के, लेकिन इन्होंने नहीं दिए हैं, बट आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, a breach of condition may be treated as breach of warranty in following circumstances. पहला ये कहते हैं when the contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller and the buyer may waive the condition, यानी buyer ने वो जो condition थी उसको waive कर दिया है। अगर condition को waive कर दिया है तो फिर ऐसे केस में वो जो condition है उसको हम warranty treat कर सकते हैं, और उसके लिए अगर वो फुलफिल नहीं होती तो आप केवल कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरा इन्होंने दिया है वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, यानी ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी उसने ट्रीट किया है तो भी ऐसे में ये मान लिया जाएगा, यानी बायर अगर ये खुद ट्रीट कर लेता है कंडीशन को वारंटी, देन ऑल्सो इट विल बी ट्रीटेड लाइक दैट। इसके बाद ये कहते हैं where the contract of sale is non-severable and the buyer has accepted the whole goods or any part thereof. ये भी एक केस होता है, मैंने लेक्चर्स में भी इसके काफी एग्जांपल्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेवरेबल नहीं है का मतलब जिसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ऑल गुड्स का, और जिसमें फॉर एग्जांपल यहां पर सोफा सेट है सोफा सेट है, और ये जो सोफा सेट है इसमें टोटल आपके 3 पीसेस है मान लीजिए सोफा सेट में, और इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर एग्जांपल लेट्स से 40,000 रुपीज में। ये पूरा एक फुल पैक है गुड्स का, यानी इसको आप अलग अलग नहीं ले सकते, नॉन सेवरेबल है। और ऐसे केस में अगर जो बायर है वो कुछ एक आइटम रख लेता है इसमें से, बाकी नहीं रखता है, तो ऐसे केस में ये जो कंडीशन है इसको वारंटी ट्रीट किया जाएगा। ही कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, इसको वारंटी ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज बाय द लॉ बाय द रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। तो यहां पर यह भी एक केस बनता है जहां पर जो कंडीशन है या फिर वारंटी है वो एक्सक्यूज कर दी गई है लॉ बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी की वो अब फुलफिल नहीं हो सकती और लॉ ने उसको एक्सक्यूज कर दिया है। तो ऐसे केस में भी कंडीशन को वारंटी माना जाएगा और कंपनसेशन आपको मिल सकता है, डैमेजेस मिल सकते हैं, बट यू कैन नॉट रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी जब आप डिलीवरी करते हैं गुड्स की तो एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी किस तरह से कर सकती है, वैलिड एक्सेप्टेंस किस तरह से कर सकती है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। एक ही पार्ट है, यानी यहाँ पे 2 पार्ट नहीं है क्वेश्चन 6 में। तो लेट्स सी
the answer provided by them. यहां पर ये कहते हैं रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी में एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर, so these are the cases given. First, intimates to the seller that he had accepted the goods. तो यहां पर एक अज्यूम कीजिए कि ये एक पर्सन है, सेलर है, और ये अपने जो गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहां ट्रांजिस्टर है, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये इस पर्सन को देता है और कहता है कि अगर आपको ये ट्रांजिस्टर पसंद आए तो आप इसको रख लीजिए, अदरवाइज इसको वापस कर दीजिएगा. सो सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस का केस है यहां पर. तो ऐसे में ये जो बायर है ही टेक्स दीज गुड्स इन ट्रांजिस्टर लेके जाता है, और उसको यूज करने के बाद अगर वो बोल देता है सेलर को कि यस आई हैव एक्सेप्टेड दीज गुड्स, तो ऐसे केस में इसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा और सेलर के पास राइट आ जाएगा कि अब वो प्राइस डिमांड कर सकता है बायर से. तो पहला केस तो इंटीमेट द सेलर, बायर इंटीमेट करता है. दूसरा, डज एनी एक्ट टू द गुड्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर. कहने का मतलब है इसने इंटीमेट नहीं किया है मान लीजिए, बट ये बायर क्या कर रहा है यहां पर, ही इज पार्टिंग दीज गुड्स विथ अनदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रांजिस्टर लेके आया है सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पे, इसने ये ट्रांजिस्टर किसी दूसरे पर्सन को बेच दिया है, सोल्ड. सो ये जो सेल किया है इसने, ये इनकंसिस्टेंस है विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर. ये इस तरह का अथॉरिटी नहीं थी इसके पास, बट इसने ऐसा कर दिया है. तो अगर इसने ऐसा कर दिया है तो ऐसे में इसका एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, ऑल्दो ही हैज नॉट इंटीमेटेड टू द सेलर, बट अगर इस तरह का कोई एक्ट किया है तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा, एंड सेलर विल हैव अ राइट टू डिमांड द प्राइस फ्रॉम द बायर. तीसरा ये कहते हैं कि रिटेन्स द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम. अब ये जो रीजनेबल टाइम है ये हमेशा डिपेंड करता है फैक्ट ऑफ द ईच केस, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ईच केस. तो यहां पर ये कहते हैं रिटेन द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर दैट ही हैज रिजेक्टेड देम. तो मान लीजिए ये बायर लेके आता है इस ट्रांजिस्टर को और रीजनेबल टाइम हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल सेलर ने बोला था कि आप 2-4 दिन यूज कीजिए, अगर आपको नहीं जमता है तो आप बता दीजिएगा, या अगर उसने नहीं भी कहा है ऐसा कि कितने दिन यूज करना है, फिर भी यहां पर बायर की ये ड्यूटी है कि विद इन रीजनेबल टाइम वो उसको इंटीमेट कर दे कि भाई मुझे ये गुड्स पसंद नहीं आए हैं. अगर वो रीजनेबल टाइम में ऐसा नहीं करता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ही हैज एक्सेप्टेड दीज गुड्स, यानी वो ट्रांजिस्टर उसने एक्सेप्ट कर लिया है, एंड इन दैट केस सेलर विल हैव अ राइट टू डिमांड द प्राइस फ्रॉम द बायर. तो यहां पर फिर ये कहते हैं आगे कि ऑर्डिनरीली अ सेलर कैन नॉट कंपेल द बायर टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स. यानी कंपेल नहीं कर सकता सेलर बायर को कि आप जो रिजेक्टेड गुड्स हैं उनको रिटर्न कीजिए, बट द सेलर इज इंटाइटल्ड टू हैव अ नोटिस ऑफ रिजेक्शन. अगर रिजेक्ट कर दिए हैं बायर ने तो उसको इंटीमेट करना जरूरी है सेलर को, यानी सेलर के पास उसका नोटिस आना चाहिए रिजेक्शन का. वेयर द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक द डिलीवरी. अब यहां पर एक और सेक्शन है, यानी 43-44 दो सेक्शंस की और इन्होंने बात की है, जहां पर ये कह रहे हैं कि अगर सेलर है और सेलर जो गुड्स हैं वो डिलीवर करने के लिए रेडी है बायर को, और रिक्वेस्ट करता है बायर से कि भाई ये आपके जो गुड्स हैं ये आप लेके जाएं, टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स. यानी यहां पर
जो डिलीवरी लेना है वो ड्यूटी बनती है बायर की, एंड द बायर डज नॉट टेक डिलीवरी विद इन रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम हो चुका है और उस बायर ने डिलीवरी नहीं ली है, उसको उसकी वहीं पड़ा है सेलर के पास वो मटेरियल, then he is liable to the seller for any loss occasioned by the neglect or refusal to take delivery. तो ये इसने यहीं छोड़ दिए गुड्स, और इसकी वजह से सेलर को अगर किसी तरह का नुकसान होता है, चाहे वो उसका मेंटेनेंस हो, केयर करने का गुड्स का, कस्टडी में उसके या कस्टडी चार्जेस हो, whatever, then buyer will have to bear that charges, इन्हें उसको वो पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 की। ये जो 7 का पार्ट 1 है, इट इज रिलेटेड टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और इसमें केस पूछा गया है आपसे। तो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस लॉ। इसमें P, X, Y एंड Z ये 4 पार्टनर्स हैं इन अ रजिस्टर्ड फर्म। तो फर्म रजिस्टर्ड है, ये आपको नोट करना है। नाम है AN कंपनी। तो यहां पर 4 पार्टनर हैं P, X, Y एंड Z, और इनकी जो फर्म है उसका नाम है AN कंपनी, जो कि रजिस्टर्ड फर्म है। आपको पता होना चाहिए रजिस्टर्ड फर्म है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट हैं। सूट फाइल कर सकती है, यानी किसी को सू कर सकती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट रहता है। तो यहां पर आगे ये कहते हैं कि X डाइड एंड P रिटायर्ड। तो X की डेथ हो गई है और P रिटायर हो गया है, ठीक है। Y एंड Z फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट W। अब जो बचे हुए पार्टनर थे Y एंड Z, इन्होंने W के अगेंस्ट सूट फाइल किया है in the name and on behalf of the firm without notifying to the registrar of the firm about the changes in the constitution of the firm। तो constitution of the firm का मतलब है यहां पर जो P रिटायर हो गया है, X की डेथ हो गई, ये उन्होंने बताया नहीं है रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, और बिना बताए ये सूट फाइल कर रहे हैं अगेंस्ट W। तो क्या ये सूट मेंटेनेबल है, यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट ने इसका जवाब किस तरह से दिया है। व्हाट इज द सजेस्टेड आंसर? ये कहते हैं एज रिगार्ड द क्वेश्चन वेदर इन द केस ऑफ registered firm whose business was carried on after its dissolution by death of one of the partner, a suit can be filed by the remaining partner in respect of any subsequent dealing or transaction without notifying the registrar of the firm the changes in the constitution of the firm. It was decided that remaining partners should sue in respect of such subsequent dealings or transaction even though the firm was not registered again after such dissolution, and no notice of partner was given to the registrar. तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म तो होता है, बट अगर आपने ये इंटीमेट नहीं भी किया है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, तो भी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो सूट फाइल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ रजिस्टर्ड फर्म, और उसके पास पावर है कि वो सूट फाइल कर सकती है। और यहां पर इंटीमेट नहीं भी किया है तो भी वो सूट फाइल कर सकती है। ये सिचुएशन अलग होती अगर कोई नया पार्टनर इसमें ज्वाइन करता, बट यहां पर क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर थे जो उनकी डेथ हो गई है एक की और रिटायर हो गए हैं, तो रिमेनिंग कैन फाइल अ सूट। The test applied in this case was whether the plaintiff satisfied the only two requirements of section 69 of the act, namely the suit must be instituted by or on behalf of the firm which had been registered। तो दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो फर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए
और दूसरा जो सूट है वो फाइल किया हुआ हो उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो ऐसे केस में ये सूट मेंटेनेबल रहेगा एंड देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने बताया कि नया पार्टनर आता है और चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो केस अलग हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की डेथ हुई है या फिर रिटायर हुआ है तो उस केस में देयर इज नो प्रॉब्लम, द रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म कैन फाइल अ सूट इफ द फर्म इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अभी इस पार्ट में हमने जो देखा है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक क्वेश्चन नंबर 3 था, वो हमने देखा है, और सेल्स ऑफ गुड्स के भी क्वेश्चंस देख लिए 4th, 5th और 6th, और इंडियन पार्टनरशिप का भी पार्ट 1 देख लिया। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।